बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ तो जो सियासी खबर ये है कि परसों अपोजिशन की जमातों की APC होने जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले बिलावल साहब ने ट्वीट किया कि उनका राब्ता हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और उनको जो PPP होस्ट करने जा रही है ये APC परसों, उसमें शिरकत की दावत दी है और उनको कहा है कि जी वर्चुअल शिरकत जो है उसको यकीनी बनाएं। मरियम बीबी ने उनका शुक्रिया भी अदा किया नवाज शरीफ साहब को इन्वाइट करने पे। अब ऑब्वियसली एक तो ये अपोजिशन देख रही है कि परसों अक्सरियत होने के बावजूद जिस अंदाज में पार्लियामान के अंदर उनको हजीमत उठाना पड़ी कि 36 अरकान उनके गैर हाजिर थे और फैटफ के बिल्स जो वो चाहते थे कि नामंजूर हों, जो सेनेट से रिजेक्ट हुए थे, वो इस मुश्तरका इजलास में मंजूर हो गए। सो पार्लिमानी एतबार से तो डेफिनेटली अपोजिशन को ये शिकस्त हुई। अब वो कह रहे हैं कि जी स्पीकर साहब के खिलाफ भी हम तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं और ये भी हमारा APC का एजेंडा होगा। इस पर हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये जो पहला सेगमेंट है इस पे हम इस सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा मसला, एक ऐसा मामला जिससे ऑब्वियसली पूरी दुनिया जो है नबर्द आज़मा रही और अभी भी है, और पाकिस्तान ने बहुत खुश असलूबी के साथ उस नंबर को कंट्रोल किया, उस पर काबू पाया, और वो मसला कोरोना का मसला है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर जिस अंदाज में नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, 752 कंफर्म्ड केसेस हैं कोविड-19 के कल के दिन 17 सितंबर के दिन, और ये एक महीने के अंदर अंदर जो डेली हमारे सामने आदाद शुमार आते रहे उसमें हाईएस्ट नंबर है। और फिर रिकॉर्ड ये भी था कि कल 33,000 से ज़ायद टेस्ट जो हैं कोविड के वो भी कंडक्ट किए गए। सो ये एक तशवीश जो है वो पाई जा रही है कि एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि ये कोविड जो है ये सर उठा रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं। सिंध ने बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो बंद भी कर दिए हैं। ओवरऑल अगर हम पूरे मुल्क में देखें तो कोरोना के बायस मुल्क भर में पहले 22 तालीमी इदारे बंद किए गए थे और आज 13 मज़ीद तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है SOPs को फॉलो ना करने पे। और इस वक्त मुल्क में जो शराफाल केसेस की बताई जा रही है, जो तादाद बताई जा रही है, वो 6,000 से भी बढ़ गई है। सो ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है और इसके क्या मुहर्रिकात हैं? क्या तालीमी इदारे खुलने के बाद इस किस्म की लापरवाही देखने को मिली है या कुछ और वजूहात हैं? पहले बात करेंगे, डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन टास्क फोर्स कोविड साइंस कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली लोग एक बार फिर, क्योंकि ये खबर सामने आई है और NCOC ने भी बताया है कि जिस अंदाज में नंबर बढ़ रहे हैं, सो ये 24 घंटे के अंदर जो 752 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जो टेस्ट हैं वो भी 33,000 से ज़्यादा कंडक्ट हुए हैं, इसकी क्या वजह आपको समझ में आ रही है? एक बार फिर से नंबर क्यों बढ़ रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इसको दुनिया के पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। इस वक्त जो है बहुत तेज़ी से दुनिया में ये कोरोना जो है ये फैल रहा है और जो इसकी रफ्तार है फैलने की ये बढ़ती जा रही है। और सबसे ज़्यादा केसेस जो रिकॉर्ड हुए हैं वो पिछले एक रोज़ के अंदर हुए हैं। जो इंक्रीज़ हो रहा है उसकी रफ्तार बढ़ रही है और ये जो है हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोकल सिचुएशन में अक्सर खो जाते हैं और हमें एक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव जो है वो सामने नहीं आता। जो इसके 10 लाख अमवात इसकी हो चुकी हैं, 3 करोड़ अफराद जो हैं वो अफेक्टेड हैं और सबसे ज़्यादा जो है USA, हिंदुस्तान, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो इस वक्त अपवर्ड कर्व पर है दुनिया में कोरोना वायरस। अब इंडिविजुअल ममालिक में अप एंड डाउन हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान में जैसे आपने फरमाया कि हम खासे तरीके से कंट्रोल कर लिया है हमने इसको, लेकिन पिछले चंद रोज़ में अब आप देख रही हैं कि तकरीबन 3 गुना 300% के लगभग इजाफा हुआ है नए केसेस के अंदर। और इसकी वजह जो है जो आपने पूछी वो सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग खासे हद तक रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं, शादी हॉल की इजाज़त दी जा रही है और मुख्तलिफ जगहों पे, और क्योंकि ज़्यादा फैलता है ये एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में, यानी कि बंद कमरों के अंदर या बंद हॉलों के अंदर जहां लोग जमा होंगे, चाहे स्कूल्स में, चाहे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, शादी हॉल में। तो अगर ओपन एयर के अंदर जो है उसके चांसेस फैलने के मुकाबलतन कम होते हैं। तो इस वजह से ये जो है बहुत तेज़ी से ये आग की तरह है, जहां इसको मौका मिलेगा ये फैल जाएगी।
तो ये जो है ये हिंदुस्तान में तो आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। 90-95 हज़ार केसेस रोजाना आ रहे हैं और वो स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल है, वो उनके काबू से बाहर होता जा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा हिंदुस्तानी हुकूमत को। यही अमेरिका का हाल है, यही ब्राजील का हाल है, यही साउथ अफ्रीका का हाल है। तो ये जो है इसमें हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। जो स्कूल खोल रहे हैं इसको रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा, हर हफ्ते, हर रोज, बल्कि कि कहाँ पे फैल रहा है। और हम देखें कि ये काबू से बाहर होने लगा है तो फौरन हमें पॉलिसी के ऊपर नजर रखनी है। जो SOPs फॉलो नहीं हो रहे, जिन स्कूल्स की तरफ से उनको बंद भी किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि दुनिया भर के, और आपने जिन ममालिक का भी नाम लिया कि जहां ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है, नेबरिंग कंट्री इंडिया के हवाले से अगर हम बात करें, हम बार बार कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि यहाँ पे नंबर बड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली फिर से ये नंबर बढ़ना लोगों में तशवीश है। और आपने खुद बताया कि हम रिलैक्स हो गए हैं, उतनी उन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। मास्क अब देख लें, आपको कहीं पर लोग नज़र ही नहीं आते पहने हुए। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल जहां जिन बिल्डिंग्स के अंदर रखे जा रहे थे, ऑफिसेस के अंदर, बाहर हर जगह पे वो भी नहीं है। सो ऑब्वियसली हमारी तरफ से भी थोड़ी गफलत का मुजाहरा है। लेकिन इस वक्त डॉक्टर साहब मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि क्योंकि पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, वो ये सवाल करते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को अब स्कूल भेजें ना भेजें। सो इस वक्त कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है, ये कितनी खतरनाक बात है जो नंबर बढ़ा है, या अभी भी आप कह रहे हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं? जी, मेरे ख्याल से तो बहुत तशवीशनाक है और इसको हमें हुकूमत जो है बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। इनकी पॉलिसीज़ बहुत कामयाब रही हैं पिछले 3 महीने के अंदर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में है। और मुझे यकीन है कि वो देखेंगे कि ये अगर फैलना शुरू हुआ, क्योंकि आप ये कहेंगे स्कूल SOP फॉलो करें, नहीं होगा। ये छोटे बच्चे हैं, आप थियोरेटिकली फॉलो होगा, प्रैक्टिकली नहीं होगा। बच्चे तो फिर भी रेजिलिएंट होंगे, बहुत से में सिम्टम्स भी नहीं होंगे, और वो फिर घर आएंगे, लेकिन उनके वालिदैन, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी, तो वो बहुत तेजी से फैलेगा उन खानदानों में जहाँ पे बच्चे वापस आएंगे। तो SOPs प्रैक्टिकली फॉलो करना जो है उसको मुमकिन नहीं होगा। और इसी वजह से हमें देखना होगा कि अभी स्कूल हम खोल सकते हैं या नहीं। खोल तो रहे हैं, लेकिन मेरा तो ख्याल है इसको बहुत एहतियात से, प्रोग्रेसिवली देखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमने गेन किया है और जो कुछ हमने कामयाबी हुई है वो हम खो ना दें बहुत जल्दी करने में। तो बहुत एहतियात से फूंक के चलना चाहिए और उसके हिसाब से फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ओपन अप करना चाहिए। अभी आपको हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर सामने आना शुरू हो जाएगा कि स्कूलों के खोलने का और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोलने का और शादी हॉल के खोलने का जो असर आना शुरू हो गया है। अभी भी 300% राइज है पिछले 3 हफ्ते के अंदर। आप 200-250 केसेस तक आ गए थे, अब 750। तो डॉक्टर साहब, यानी ये खदशा है कि तालीमी इदारे जिस तरीके से अभी 22 और 13 अभी बंद हुए, 22 पहले मरहले में बंद हुए, SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे। और आपने सही कहा कि ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं स्कूलों के अंदर, आप कितना SOPs को फॉलो कर लेंगे, आप वो यकीनी नहीं बना सकते हैं आप। लेकिन ये खदशा मौजूद है कि ऑब्वियसली जहाँ जहाँ शादी हॉल्स खुलने का ऐलान किया गया, जहाँ तमाम बाजार मार्केट्स खुल चुके हैं, जहाँ स्कूल्स खुल चुके हैं, कि हम दोबारा उनको बंद करने की तरफ तो नहीं जा रहे? हो सकता है बंद करने पड़े हमें। वो स्कूल जहाँ पे पाया जा रहा है ये वो तो फौरी तौर पे बंद हो रहे हैं। लेकिन ये जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये पूरे मुल्क में कितने स्कूल हैं, कितने बच्चे जाएंगे, उनमें से 1 या 2% भी खुदा न खास्ता मुब्तला होते हैं इसके अंदर। तो उसकी वजह से जो उनके घर वाले मुब्तला होंगे तो एक बहुत बड़ा ये तरीके से ये फैल सकता है। तो इसमें जो मॉनिटरिंग हो रही है वो यकीनन उनके पास सारा डेटा होगा, वो मेरे और आपके पास तो नहीं है क्या सिचुएशन है। लेकिन वो बहुत एहतियात से उनको चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग करें, और अगर देखेंगे चीज़ें काबू से बाहर होने लगी हैं तो खुदा न खास्ता वो हिंदुस्तान वाली सिचुएशन या ब्राज़ील वाली सिचुएशन यहाँ ना पैदा हो, तो उससे पहले ही इसको फौरी तौर पे कंट्रोल करें और फिर प्रोग्रेसिवली खोलें। प्रोग्रेसिवली का मतलब ये सिर्फ नहीं कि 8, 9, 10 क्लास खोल दी, बल्कि ये कि कुछ स्कूल पहले एक इलाके में खोल के देखें, पायलट करें और उसमें देखें कि उसमें क्या होता है, और अगर वो ठीक होता है तो उस पायलट को एक्सपेंड करें और अगले 2-3 महीने में ग्रेजुअली इसको खोलें। और यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी फ़िलहाल हमें और कॉलेजेस में ज़्यादा इन्हिसार डिस्टेंस एजुकेशन पे करना पड़ेगा, क्योंकि वरना स्कूल में भिजवाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है बच्चों को वहाँ जाना, क्योंकि ये बहुत जल्द ये फैल सकता है। तो अभी
तो अभी हमें देखना पड़ेगा। कुछ जो इंक्रीज हुई है वो ट्रेवल की वजह से हुई है, क्योंकि हवाई जहाज़ों में लोग सफ़र कर रहे हैं, वो क्लोज्ड एनवायरनमेंट होती है, वहाँ भी बहुत सारे लोग मास्क पहन के तो आते हैं लेकिन मास्क उतार देते हैं हवाई जहाज़ के अंदर, और फिर वहाँ भी बहुत खतरा है फैलने का। तो जहाँ जहाँ क्लोज्ड एनवायरनमेंट है वहाँ ज़्यादा, और स्कूल में अगर उनके पास ज़मीन है बाहर तो बेहतर ये है कि वहाँ पे क्लासेस जो हैं वहाँ ऊपर शामियाना लगाकर और वहाँ ओपन एयर में क्लासेस लेना शुरू करें एनक्लोज स्पेसेस के बजाय। अगर ये जो स्कूल्स कर सकते हैं तो उसमें काफ़ी रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन जो SOPs की बात है, SOPs मैं समझता नहीं कि प्रैक्टिकली छोटे बच्चे फॉलो करेंगे, वो फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर अताउर रहमान, चेयरमैन टास्क फोर्स कोविड साइंस कमेटी, हमसे बात कर रहे थे। खदशा मौजूद है, ख़तरा है। उन्होंने कहा ये कोरोना जो है वो आग की तरह है, जहां इसको जगह मिलेगी वहां फैलेगा, और क्लोज्ड इन्वायरमेंट्स में ये ज़्यादा फैल रहा है। और स्कूलों के अंदर SOPs पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर करवाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और आप किस हद तक जा सकते हैं। बहरहाल एक तशवीशनाक बात है कि दोबारा से नंबर बढ़ना शुरू हो गया और पिछले 24 घंटों के अंदर 752 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MPA हैं। और मुर्तज़ा वहाब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया आपका भी। पहले तो कॉमेंट में इसी पे चाहूँगी आपका अब्बासी साहब कि ये क्या वाकई हुकूमत फिर इसी तरीके से हर 4-5 दिन के बाद या हर हफ्ते इसको रिव्यू कर रही है, और ये कितनी तशवीश की बात है हुकूमत के लिए खुद के नंबर बढ़ रहा है। सादिया बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने एक बहुत बड़ा काम किया था। जब ये कोविड आया तो दुनिया के पास कोई मिसाल नहीं थी, कोई हमारे पास प्रेसिडेंट नहीं था और दुनिया सारी कंफ्यूज थी। तो पाकिस्तान ने एक NCOC बनाई जिसमें सारे आपके जितना भी इदारे हैं उनके नुमाइंदगी थी, सारे सूबों की नुमाइंदगी थी, और एक नॉन पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसने बैठ के टू डे उसको मीटिंग करना शुरू की। और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान शायद दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन थी, जिसको आप WHO भी कहता है और दुनिया भी कहती है कि अगर किसी ने बहुत अच्छा टैकल किया तो उसकी वजह क्या थी? बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट का विजन था वो तारीफ और हुई, एक इदारा बनाया। अब हमें एक लिहाज से हम आपका कंसर्न बड़ा जेन्युइन है। हम लोग भी, मैं भी स्कूल चलाता हूँ तो मेरा भी कंसर्न है, लेकिन हमें उस इदारे पे पूरी तरह एतबार भी है, उनकी सलाहियत टेस्टेड प्रूवन भी है और ज़ाहिर है उनका रोज़ का काम है। तो ये जो स्कूल फेजेस में खोले थे उसका मतलब भी ये था कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात होती है तो इसको रिव्यू करें। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि इन दिनों में स्कूल खुले तो टेस्ट थोड़े से ज़्यादा किए गए और ये बच्चे घरों में थे और स्टाफ भी घरों में था, तो शायद हो सकता है, खुशगुमानी है, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन हो। लेकिन अगर असल चीज वो ये जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि कामयाबी जो हासिल की, जो आप कह रहे हैं कि दुनिया उसकी मोतरफ है, वो कहीं हम खो ना दें, इस तरीके से हमें चलना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको और बाकी लोगों को इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक इदारा है जो बड़ा क्वालिफाइड है, दुनिया पूरी ने उसकी सलाहियत मानी है, वो इस काम पे बैठा है। अगर किसी वक्त वो समझेंगे तो वो हेल्थ इज टॉप प्रायोरिटी, उस पर ले आएंगे। अगर नहीं तो हमने एक बैलेंस आप कह रहे हैं कि परेशान ना हो, लेकिन इस वक्त सारे पेरेंट्स अलबत्ता जरूर परेशान हैं और उनका जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन एक इदारा है जो आपके लिए अहमद साहब, आपका सर इस पे तज्जिया सबसे पहले तो बता दीजिए। बड़ी अच्छी उन्होंने कहा कि हुकूमत की परफॉर्मेंस रही, पूरी दुनिया ने तारीफ भी की, आलमी इदारों ने, WHO ने स्पेशली। अब ये जो दोबारा से नंबर बढ़ा है, ऑब्वियसली सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हम एहतियात नहीं कर रहे हैं। जब पीक पे था तब नहीं की, अब थोड़ा डॉक्टर अताउर रहमान भी कहते हैं रिलैक्स हो गए। सो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस सारे मामले को? क्या वाकई हम फिर से शटडाउन की तरफ तो नहीं जा रहे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़? देखिए बात है, मुझे तो स्कूल का तजुर्बा है। मेरी जो पोती है वो कहती है कि ये कैसे मुमकिन है मैं स्कूल जाऊं और दूसरे बच्चों के साथ हाथ ना मिलाऊं और उनसे दूर खड़ी रहूं और रिसर्च के अंदर हमें इकट्ठी ना बैठें जी। अब इस सवाल का जवाब तो किसी माहिर के पास नहीं है। जो SOPs जिनकी ये बात की जा रही है, ये SOPs का इत्तलाक कैसे होगा? SOPs का इत्तलाक तो ना सिनेमा हॉल्स में हुआ, अभी शादी हॉल्स खोल दिए गए हैं। आप शादी हॉल की फुटेज देख लें कि कोई शादी हॉल्स के अंदर SOPs नहीं है। किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाएं और ये याद रखिएगा सादिया,
एसओपी के हवाले से ये इजाजतें दी गई हैं। ये जितनी भी परमिशंस दी गई हैं ये सब्जेक्ट टू ये एसओपीज का एहतराम करेंगे। जब एसओपीज का एहतराम नहीं हो रहा और जब नारायण के अंदर ये वाकया हुआ तो उसको अपना हश कर दिया गया, नहीं ये बस हुआ, हमने लोगों को पकड़ लिया, इतने लोगों को टेस्ट किया, इतने बैरों का टेस्ट पॉजिटिव आया और फिर 3 अपना बंद कर दिए गए होटल और फिर अगले दिन खोल दिए गए। ये ऐसे गलत फहमी का शिकार ही ना हो जाए कहीं हम और कोई बहुत बड़ा मसला ही ना खड़ा कर दें। मुझे तो ये खतरा है क्योंकि मैं स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के बारे में तो बड़ा क्लियर हूँ कि ये अब मेरी समझ से बाहर है कि वहाँ पे एसओपीज को कैसे उनको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो यार इनके तो दफ्तरों में एसओपी नहीं चल रहा, मुश्किल है, सरकार दफ्तर में एसओपी नहीं चल रहा। आप देख लें गवर्नर ने मास्क पहना हुआ है, गवर्नर के सेक्रेटरी ने मास्क पहना हुआ, जो मिलने वाला गया है उसमें से 3 आदमी ने मास्क नहीं पहना हुआ और 1 ने मास्क पहना हुआ है। इवन प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स देख लें, प्राइम मिनिस्टर जो इफ्तिताह कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने मास्क पहना हुआ है, शायद प्राइम मिनिस्टर के साथ एक आदमी जिसने उसको इनवाइट किया हो उसने मास्क पहना हुआ है, बाकी मजमे ने मास्क नहीं पहना हुआ। तो मास्क जो है वो एक प्रिवेंटिव चीज है, वो प्रिवेंट करती है हमें कि हमारा दूसरे के साथ जो है अपना अमल वो बरकरार ना हो और अगर वो कोई उससे आ रही है चीज हमारी तरफ तो हम उसको रोक लें। फिर हाथ धोना है, फिर डिस्टेंस है, ये 3 शराइत है ना। अगर 3 में से आप एक भी नहीं मानेंगे तो फिर आप बाद में सही ये दुरुस्त है कि आप तालीमी इदारों में और खुसूसी तौर पे स्कूल्स के अंदर छोटे बच्चों पे आप किस तरीके से ये चीज़ लागू कर सकते हैं, एसओपीज़ पर वो मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिनात में से, स्पेशली जब छोटे बच्चों की बात आती है। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम सियासी एतबार से जो चीज़ें इंट्रो में जिक्र कर रहे थे जिनका कि एपीसी भी हो रही है, फिर ये जो परसों पार्लियामान के अंदर हुआ ऑपोजिशन की, उस पर अब क्या पोजीशन है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। एपीसी परसों होने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको होस्ट कर रही है। बिलावल साहब ने थोड़ी देर पहले मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और उनको कहा कि आप वर्चुअल शिरकत जो है वो एपीसी में ज़रूर करें। अब ख़बर ये है कि मान गए नवाज शरीफ साहब और शायद उसमें शिरकत करें, लेकिन देखते हैं। बहरहाल परसों 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ऑब्वियसली इस पर भी बात होगी कि पार्लियामान में परसों क्या हुआ, उनकी अक्सरियत होने के बावजूद वो बिल नहीं रुकवा सके मंजूर होने से। 36 अरकान अपोजिशन के गैर हाजिर हो गए और उस दिन जो स्पीकर का रवैया उस पे अपोजिशन को बड़ा एतराज़ है और वो कहते हैं कि हम स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। पहले अगर इफ्तिखार साहब आपका तज्जिया, मैं इस पर पहले आपका आ जाए और उसके बाद फिर मैं सदाकत अली अब्बासी साहब की तरफ जाती हूँ। आपको क्या लग रहा है कि ये एपीसी वाकई कुछ इसमें जान है? वो अपोजिशन जो एक कानून साजी अक्सरियत रखने के बावजूद नहीं रुकवा सकी, वो एपीसी करके और इन चीज़ों पर बात करके क्या कर लेगी? आपने बहुत खूब नुक्ता उठाया है और यही वो नुक्ता है जिस पे मैं नहीं समझ पा रहा कि इसके वजूहात क्या हैं। पार्लियामेंट के अंदर एक फ़ायदा होता है कि आप डिबेट करते हैं और आप अपनी ताकत के बलबूते पर बिल्स जो हैं उनको बाज़-औक़ात इजाज़त देते हैं कि वो तस्लीम कर लिए जाएं, मंजूर कर लिए जाएं, अप्रूव हो जाएं और बाज़-औक़ात आप उनको रोक देते हैं। अब जब इनके पास ताकत थी, इनके पास इतना वोट था, तो ये क्यों कर अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं कर सके और बिल क्यों नहीं रुकवा सके? अगर यही रवैया है अपोजिशन का जी तो अफसोसनाक है। अब सवाल है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनमें से कुछ बीमार थे हकीकत में, कुछ के घर डेथ हुई थी तो हम पंजाबी में कहते हैं वो पूड़ी में बैठे थे, लेकिन बाकियों के पास क्या जवाब है? वो क्यों नहीं आए? अगर उनको पार्लियामेंट के काम से दिलचस्पी नहीं है और ये इसलिए वो बने हैं सेनेटर या एमएनए कि वो काम करा सकें, थानों में, कचहरियों में लोगों से मिल सकें, अपनी पीआर कर सकें, अपना प्रोफाइल बड़ा कर सकें,
तो फिर उनको छोड़ देनी चाहिए, उनको ये सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत एक बहुत संजीदा काम है, उसमें मेरे मामलात और आपके मामलात जेर बहस आते हैं। अवाम की नुमाइंदगी उन्होंने करनी होती है, हमारे आने के लिए, हमारे पैसे के लिए, हमारे 1 रुपए के लिए इनको लड़ना होता है ना। हम तो जाकर नहीं लड़ सकते। अगर कोई ऐसी चीज पेश की जा रही है जिसमें मुझे कहा जा रहा है कि मुझे इतने दिन के लिए कैद रखा जाएगा बगैर किसी जगह पे पेश किए, या वो मेरे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, तो मेरी फंडामेंटल की जो वायलेशन है राइट्स की, इन्होंने बचाना ना। और अगर इनको दिलचस्पी नहीं है और ये आते ही नहीं है, तो फिर मैं बताऊं, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान समझता हूँ कि सियासी पार्टियों ने इन लोगों को टिकट देके गलती की है और इनको अपनी गलती का एतराफ करना चाहिए। वैसे ही जैसे इमरान खान ने जब सेनेट के इलेक्शन के अंदर उसके MPs ने वोट दिया उसकी पार्टी के डिसीजन के खिलाफ, बिल्कुल उस पार्टी से निकाल दिया। बहुत मुश्किल था उसका इतनी तादाद से MPs को पार्टी से निकालना जब इलेक्शन बहुत करीब थे। तो हमें कम से कम इमरान खान के इस जो स्टेप है उससे तो कुछ सीखना चाहिए। क्या APC में क्या करेंगे? APC में सही, अभी और यहाँ ऑपोजिशन, सही कह रहे हैं, और यहाँ ऑपोजिशन की जमातों की तरफ से फिलहाल ऐसे अपने अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले वो सादिक संजरानी वाला चेयरमैन सेनेट वाला इलेक्शन, और अब ये कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मलिक अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे पहले ज़रा मैं मौक़िफ़ जान लूँ। मलिक अहमद साहब, ये अब परसों जो APC होने जा रही है, बिलावल साहब ने नवाज शरीफ साहब को भी दावत दी है कि जी वर्चुअल शिरकत जो है वो इसमें यकीनी बनाएं। तो सबसे पहले तो एजेंडा बता दें। अभी खबर सुन रहे हैं कि जी स्पीकर साहब के रवैये पे परसों जो था बड़ी नाला है अपोजिशन, और उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने की उसमें बात होगी। सो मैं इफ्तिखार साहब से भी यही सवाल कर रही थी कि पार्लियामान के अंदर अपोजिशन अक्सरियत रखने के बावजूद एक कानून जो आप कहते हैं कि जी बड़ा गलत है, नहीं रुकवा सके, बिल पास हो गया, सो परसों बैठ के क्या कर लेंगे पार्लियामान से बाहर? जी बहुत शुक्रिया सर। देखें, ये 3 बातें हैं जो आपके एक सवाल में है। पहली तो कि स्पीकर का कंडक्ट, आई डोंट नीड टू लेक्चर ऑन दैट कि उनकी पोजीशन होती क्या और उनको कैसे करना चाहिए, लेकिन एक पार्टीजन स्पीकर जो है वो पार्लियामेंट के लिए डेथ वारंट है। तो वो पार्लियामेंट तो एक मतरूक पार्लियामेंट है, उसको छोड़ दें। सियासी जमातें मेरी समझ से बालातर हैं, बशमूल मेरी जमात के, कि ये समझ रही हैं कि एक स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेशन के टूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। एक नॉन कम्पेटिटिव पॉलिटिकल रजीम है, एक पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस पे कोई इक्वलिटी ऑफ लॉ नहीं है, उनके साथ ट्रीटमेंट और है जो इस वक्त गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो अपोजिशन में उनकी आज़ादी इजहार पर भी पाबंदी है, उनके यू नेम इट एंड यू काउंट इट, उनके खिलाफ केसेस हैं, जो नहीं भी केसेस वो केसेस बना दिए गए हैं। उनके जो जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स हैं उनको ये अरशद मलिक जैसे जजेस की जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स हैं जो कि ज़ेरे दबाव किसी के आके फैसले करते हैं। तो ये एक ऐसी सूरत में किसी नाइंसाफ़ी को, जो कि जमहूरी कदरों के मुताबिक नाइंसाफ़ी है, जो कि शख्सी आज़ादियों के मुताबिक नाइंसाफ़ी है, जो बुनियादी हकूक़ के मुतल्लिक नाइंसाफ़ी है, इनको अगर किसी तरह से तस्लीम कर लिया जाता है और उनको ऑर्डर ऑफ द डे मान लिया जाता है, तो देन माई रोल एज अ पोलिटिकल वर्कर विल डाई, इट विल डिमिनिश। तो फिर मुझे कोई हक और इस्तेहकाक हासिल नहीं है कि मैं एक प्रैग्मेटिक बात करके सिर्फ उठ के चला जाऊं कि ये मामला है। और ये जो पार्लियामेंट में हुआ, इस पार्लियामेंट के अंदर अभी ये जो स्पीकर साहब की नॉन पार्टीजन अप्रोच थी, अगर काउंट का दोबारा डिमांड किया जा रहा था तो वो काउंट होना चाहिए था। और अगर कुछ वो मेंबर्स जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं थे ऑपोजिशन के, क्योंकि अददी अक्सरियत उनकी है, तो इस पर पॉलिटिकल पार्टीज को उनको क्लियर कट शो कॉजेस करने चाहिए, उनसे जवाब तलबी करनी चाहिए। अगर किसी के पास ऐसी एक्सप्लेनेशन है कि कोई बीमार है, अच्छी बात है, जैसे आसिफ अली उनसे बिल्कुल, क्योंकि पहले भी माजी में भी हुआ वो सादिक संजरानी साहब वाला इलेक्शन, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो शायद फिर हर अगले ऐसे लम्हे पे, हर ऐसे इवेंट पे आप देखते हैं कि आपके ऑपोजिशन के लोग गायब हो जाते हैं। चले, जो जेन्युइनली बीमार हैं वो तो एक अलग स्टोरी है, लेकिन ये ज़रा बता दीजिए कि मियाँ साहब शरीक होंगे परसों? वर्चुअल शिरकत उनकी हो रही है इस इजलास में? जी देखिए, मेरी राय और मेरे मशवरे की अगर कहीं बात है तो मैं तो हर सूरत ये इस ख्वाहिश का इजहार करूंगा कि उनको वर्चुअली
बिल्कुल शरीक होना चाहिए, उनको किसी सूरत ये नाइंसाफ़ी कबूल नहीं करनी चाहिए। कोई एक एविडेंस थोड़ी है, किसी एक बात पे अगर आप डाउट क्रिएट कर लें कि ये मामला मियाँ साहब का फैसला, अरशद मलिक का फैसला, वो फैसला कभी तस्लीम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जब मियाँ साहब को जब सर, लेकिन अरशद मलिक साहब आपको ही बड़े पसंद थे। आपको याद होगा ख्वाजा हारिस साहब ने ये दरख्वास्त दी थी कि ये केस जो है हमारा जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत से शिफ्ट कर दिया जाए अरशद मलिक साहब की कोर्ट में। तो डज इट मेक द डिफरेंस अगर अरशद मलिक और मोहम्मद बशीर या नज़ीर या तौकीर या इब्राहिम या कोई ABC हो, नैब की कोर्ट में जज हो, और वो जज जो हैं किसी बुनियाद पर दबाव में हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ? वो तो डज द नेम मेक द डिफरेंस? नाम अरशद मलिक का सिंबॉलिक है, काम की बात। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं, देखे ना, जो है वो करनी चाहिए। मैं अब्बासी साहब एब्सोल्युटली ही शुड शो हिज कंसर्न। कमेंट कर लूँ ये ठीक है। स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब के हवाले से पहले तो ज़रा बता दीजिए कि वो कह रहे हैं कि एतराज़ था जब उनको तो रिकाउंट करवाना चाहिए था। और बिलावल साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जो इनके एडवाइज़र्स हैं ना, उनको भी काउंट किया गया, उनका वोट भी काउंट किया गया, जैसे बाबर अवान हो गए या शहजाद अकबर साहब हो गए। अच्छा, पहली बात तो ये कि चूँकि मैं और एक ही रो में मेरे साथ बाबर अवान बैठे हुए थे और मेरे पिछली सीट पे शहजाद अकबर बैठे हुए थे, और मैं चूँकि नया पार्लियामेंटेरियन, तो मैं कहता ये उठ क्यों नहीं रहे? ये बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ है। बिकॉज हम डिस्कशन कर रहे थे कि मैं और फहमीदा मिर्ज़ा बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि ये उठ क्यों नहीं। उन्होंने कहा, मुझे समझाया कि ये चूँकि एडवाइजर्स हैं और इनका वोट काउंट नहीं होता, तो ये बिल्कुल झूठ है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये वोट हुआ तो रजा रब्बानी साहब ने एतराज किया कि बाबर अवान पेश क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल, और उस पर उन्होंने एकदम से फरोग साहब ने कहा कि आपके पास क्या एविडेंस है, आप गलत कोट कर रहे हैं। वो एम्बेरस हुए, शर्मिंदा हो गए। फिर एक मेंबर जो थे, जो हमारे टाइम पे खड़े थे, उनकी तबीयत खराब थी, वो बैठ के, जहाँ पे लड़ाई इशू बना, वो बैठ गए कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज काफ़ी लंबी टाइम लगता है गिनती करने में, वो फिजिकली जाके गिनते हैं, उसका स्टाफ गिनता है। उस पर थोड़ा सा झगड़ा पड़ गया, जिससे इनको एक बहाना मिल गया। यानी आप कह रहे हैं कि रिकाउंट हुआ, एक ही पहली दफा काउंट हुआ, जो उनको बहाना ये कर रहे हैं, वो बहाना उस एक बंदे के काउंट पे कर रहे हैं, जबकि इनका फ़र्क जो था वो 10 वोटों का था। गलती आपके अपने लोगों की है। और उसको, दूसरी बात मैं कहता हूँ, चलें ये इनका इखलाकी तौर पर ठीक है कि जो जिस पार्टी के हो उसको वोट दे। इखलाकियात क्या है? एक तरफ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकलाना है और दूसरी तरफ डलवाना है। अगर किसी मेंबर का ज़मीर जाग गया है और वो नहीं आपके दबाव में आके डाल रहा, तो वो जो सारे उस दिन 36 अरकान गायब हो गए, वो जमीर जागने पे गायब हुए। मैं तो यकीन माने, जैसे चेयरमैन सेनेट के टाइम पे जमीर जागा था। नहीं, वो एक अलग बात थी। वो एक शख्स को बचाना था। ये तो मुल्क को बचाना था। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान फैटफ में ब्लैक लिस्ट हो जाता, जो इंडिया चाहता है, जो हमारी ऑपोजिशन पता नहीं क्यों चाहती है कि जी हमें ये आप क्यों बना रहे हैं कानून मनी लॉन्ड्रिंग का, खुला छोड़ दें, खुला छोड़ दें। जो मियाँ साहब ने 1992 में जो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के तहत जो आपने खुला छोड़ दिया कि बाहर से जो पैसा लेके आए वो उसको कोई ना पूछे, उसी वजह से टेरर फाइनेंसिंग भी उसी कानून के तहत हुई। और पाकिस्तान में जितनी करप्शन हुई, उस करप्शन का तरीका यह है, यहाँ से लूट मार करो, यहाँ से कमीशन लो, यहाँ से किकबैक्स लो, बाहर भेजो हुंडी के लिए और दोबारा कर लो। उस दिन वजीर आजम साहब ने कहा कि ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान के इस तरफ खड़े हुए, और आपने अगर किसी मेंबर ने के हवाले से बात की कि वो हुकूमत जो है दबाव में ना आके वो घर में बैठा है, तो मैं समझता हूँ उसे पाकिस्तान की खिदमत की। और अगर इनको बहुत ही है तो इमरान खान की प्रेसिडेंट मौजूद है, 20 मेंबर निकाल के बाहर मार दें। उन्होंने बाहर मारे, उनको टिकट भी दिया। मलिक साहब ने इतना तो कहा कि शो कॉज नोटिस तो दें, बाहर निकालना लगाते हैं, बड़ी बात हम बजट पास नहीं होने देंगे, हम आपको लात मार के हुकूमत खत्म कर देंगे, खुद आपसे अपने मेंबर कंट्रोल नहीं होते, पहले धमकियां लगाते हैं, बाद में। जी इफ्तिखार साहब फरमाइए। सर सादिया, बात यह है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं और कहते हैं कि ब्लैक मनी बाहर से आएगी, तो क्या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि बाहर से आने वाले तमाम वो पैसा जो इन प्रोजेक्ट्स पे लगेगा जो पाकिस्तान में शुरू हो रहे हैं, ख़ास तौर पे वो प्रोजेक्ट्स जो तमीरात से मुतल्लिक हैं, उसके बारे में ये सवाल नहीं किया जाएगा ये पैसा कहाँ से आया? तो इस सवाल का जवाब फिर कौन देगा और कब देगा? एक बात। और दूसरी बात, पार्लियामेंट के मेंबर्स को हिंदुस्तान का एजेंट करना बहुत अफसोसनाक बात है। मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तान के हाथ में खेल रहे हैं।
ये हिंदुस्तान को एक मौका फराहम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी पार्लियामेंट है जिसके मेंबरान की एक बहुत भारी अक्सर हिंदुस्तान की दोस्त है। इनको पता नहीं ये क्या बात कर रहे हैं और इनको पता नहीं उस बात के क्या क्या नतीजे निकलेंगे और उसको क्या क्या माने बनाए जाएंगे। मेरी गुजारिश है कि सियासत को सियासत रहने दें और FTF के जो कानून है उसको अपोज नहीं कर रही थी अपोजिशन जिस बात को अपोज कर रही है उसको छुपा रहे हैं, वो और चीज है। अब खुद ये पैसा जो बाहर से आएगा दिसंबर तक जिस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा उसकी फिर हैसियत क्या है? अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि जी परसों जो हुआ असम्बली के अंदर, पार्लियामान के अंदर मुश्तरका इजलास में अक्सरियत रखने वाली अपोजिशन जो है वो कानून ना रुकवा सकी, मंजूर हो गया बिल, और ऑब्वियसली अब परसों जो है फिर बैठ भी रहे हैं, पार्लियामान के बाहर बैठ रही हैं अपोजिशन की जमातें, तो क्या ऐसा कर लेंगी जो पार्लियामान के अंदर अक्सरियत के बावजूद ना कर सकी? लेकिन मुझे बताएं कि बार बार मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि भाई आप इस्तीफे दें, ये वाहिद हल है, इस्तीफे दें और दोबारा हम इलेक्शन की तरफ जाएं। उस पे आप क्या समझ रहे हैं कि क्यों नहीं आ रही फिर ये ऑपोजिशन की जमातें? अगर यही आप समझते हैं कि वाहिद हल है तो बाकी जमातें क्यों नहीं मान रही आपकी बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सादिया, असल जो बुनियादी मसला है वो 18 के इंतखाबात में जिस दिन पोलिंग हो रही थी 6 बजे से जो मामला शुरू हुआ है वो उसी अंदाज में आगे बढ़ रहा है, और उसमें सेनेट में जो सूरत हाल सामने आई या जिस तरह उन वोटों को जो है जिस अंदाज में तब्दील किया गया, ये सारा एक तसलसल है। गुजारिश ये है कि इस पे अगर क्रेडिट लेते हैं हमारे मुझसे तहरीक इंसाफ के दोस्त की जनाब हमने कामयाबी हासिल की है, तो मैं समझता हूँ कि खुद उनकी पार्टी के कायद ने जब वो लोग लोटे हो गए थे तो यकीनन उन्होंने खुद उनको निकाला भी और इसको एक बुरा अमल करार दिया, और अगर आज वही खेल वो खेलना चाहते हैं। लेकिन साथ ही मैं एक बुनियादी बात बताता हूँ कि जितने भी अरकान पार्लियामेंट है, अगर सर लेकिन ये चले मैं मान लेती हूँ वो जो लोटे हो रहे हैं फिलहाल वो तो फिर आप लोगों की जमातों में हो रहे हैं ना, ऑपोजिशन के रैंक्स में हो रहे हैं, तो उन लोटों को तो फिर आपने ही रोकना है ना, या उनको निकाल बाहर करें जो हर ऐसे मौके पे गायब हो जाते हैं। देखिए, मैं जान के अमान पाऊँ तो मैं बिल्कुल सच बात अर्ज करूंगा कि सूरत हाल यही है कि जितने भी अरकान पार्लियामेंट है आखिर वो अपने कायदीन को देखते हैं, अपोजिशन लीडरों को ही देखते हैं, और अपोजिशन लीडर के हवाले से जब वो देखते हैं कि कोई ये मसलियत और मसालियत या ये किसी भी हवाले से जो है ना वो नरम गोशा रखते हैं या सूरतकार बनते हैं, तो फिर उनको भी इस हवाले से आगे बढ़ने का मौका फराहम होता है और वो खुद आगे बढ़ते हैं। और इस हवाले से हमारे यहाँ इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि वो खुद देखते हैं कि हमारा अपना जो बाज़ जमातों के रहनुमाओं का जो किरदार है वो उस हवाले से बिल्कुल नरम गोशा रखने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए काम करना चाहिए। देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ हज़ार इख्तिलाफ सही, लेकिन उन्होंने एक तो काम किया कि जो लोग उन लोटे बने थे उनको फौरी तौर पर निकाला। इसलिए अगर 32 अरकान जाते हैं तो उनको कम से कम शोकाज नोटिस देनी चाहिए और फिर आंख बंद करके अल्लाह के हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जितने भी हमारे लीडरान किराम हैं उनको आईनी और कानूनी तौर पर यह हासिल है कि कोई भी मेंबर जो आपके मैनिफेस्टो और आपके निशान पे इलेक्शन लड़ा हो, अगर वो आपके उस पॉलिसी के खिलाफ जाता है तो आप उसको निकाल बाहर कर सकते हैं। पार्टी पॉलिसी पे नहीं चल, बिल्कुल ये बिल्कुल होनी चाहिए। हाफिज साहब साथ रहिएगा, मैं जरा मलिक अहमद खान साहब से पहले जवाब ले लूं। आपने बड़ी जबरदस्त एक बात की है कि ये जो अराकीन हैं, ये जो मेंबरान हैं मलिक साहब, वो कहते हैं कि अपने लीडरान को देखते हैं, वो देखते हैं कि हमारे जो अपोजिशन लीडरान हैं उनका क्या मौकफ है। अगर वो मुफाहमत की पॉलिसी पर चल रहे हैं और वो खुद सहूलतकारी का काम अदा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो फिर मेंबरान भी कहते हैं कि चलो ऐसे तो ऐसे ही सही। नहीं, देखिए सादिया, जब एक बात जो हाफिज साहब कह रहे हैं उसके दो रुख हैं। पहली बात का रुख तो ये है कि अगर एक शख्स की अपनी दो अमली यानी इमरान खान की अगर ये कि वो अपनी पार्टी में किसी को सेनेट का वोट बेचने पर किसी और तरफ जाके डालने पर, ये तो एविडेंस उनके पास थी कि नहीं, हमने मीडिया में रिपोर्टेड नहीं देखी, लेकिन ये एविडेंस थी कि उन्होंने वोट कहीं और दिया, तो उस पर उन्होंने अपनी पार्टी के 20 अरकान को फारिग किया
और जब अपनी ज़रूरत के तहत वो लोगों की लॉयल्टीज़ हुकूमत में बैठ के आप हर जमात में 1%, 2%, 4% इस तरह के मामलात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई लॉयल्टीज वेवरिंग हो जाती होंगी, कहीं कुछ और हो जाता होगा। सेनेट के इलेक्शन में रिफ्लेक्शन उसकी आई। अब क्योंकि वो सीक्रेट बैलेट था, आप उसको नहीं पकड़ सकते थे कि क्या तरीकाकार होगा, कौन है कौन नहीं है। तो ये बातें जब आप किसी के लिए एक असूल रखते हैं तो फिर ये असूल इसी पैमाने पे उनको भी परखना चाहिए कि जो इस चीज़ को फॉस्टर कर रहा है, जो इस चीज़ को अरेंज कर रहा है, वो ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट है जो हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल कर रहा है, यानी हुकूमती अपनी ताकत को इस्तेमाल करके लोगों की लॉयल्टीज़ को विन ओवर कर रहा है। तो वो भी जमहूरी निज़ाम के अंदर उतना ही मुजरिम है। दूसरी बात आपने की कि जो लीडरशिप की आपकी एबिलिटी है वो मैटर करती है, अनडाउटेडली मैटर करती है, एंड टाइम एंड अगेन ये टेस्टेड है बात, इस पे कोई दो राय नहीं है। और यही मैंने आपसे आपके पिछले सेगमेंट में कहा कि जब एक मैनिफेस्ट इनजस्टिस नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है कि एक मुकम्मल तौर पे एक नॉन कंपेटिटिव पॉलिटिकल रिजीम क्रिएट हो गई है, नजर आ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को ताकत में रखने के लिए, उसको पार्टी के तौर पे बढ़ाने के लिए पोस्ट इलेक्शन, प्री इलेक्शन, ये तो मैं अगर मेरा फैसला हो तो मैं तो कल इन असेंबलियों से रिजाइन करके उठूं। ऐसा ये तो लगता टोटल बुनियादी गलती के ऊपर खड़ी है। एज इफ यू हैव आल्सो एक्सेप्टेड दिस, जो आप कर सकते हैं, जो अपोजिशन की एक स्ट्रेंथ हो सकती है, जो होनी चाहिए, वो भी इस वक्त नहीं शो की जा रही ना अपोजिशन की तरफ से। मुझे एक ब्रेक लेनी है, अगर आप इजाजत दें। ब्रेक से वापस आकर इस डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब्बासी साहब, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो एपीसी हो रही है, एपीसी तब होती है जब खुदा ना खास्ता को मुल्क में जमहूरियत ना हो, पार्लियामान ना हो, आप वो इलेक्शन को तो नहीं मानते, नहीं मानते तो आप जाके केस करें। जैसे हमने 4 केस किए थे, हमने तहरीक चलाई थी, तो वो तो आप पार्लियामेंट से तनख्वाह भी ले रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब ने इलेक्शन भी लड़ा है, उन्होंने उस वक्त सदर बनने का, और वो सारा करने के बाद अब जो है, अब इन पे इतना लैक ऑफ ट्रस्ट है। बिलावल साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को फोन करके फंसा दिया है। अच्छा? कि अगर मियां साहब आते हैं तो भी उनको आना पड़ेगा, और अगर नहीं आते तो भी लोगों को पता चलेगा कि वो क्यों नहीं आना चाह रहे। नहीं तो मरियम बीबी तो जा रही है ना मलिक साहब? वैसे मेरा ख्याल है नहीं जा रही। मैं तो पूछ लेते हैं मलिक साहब, मरियम बीबी जाएंगी परसों? जरूर जाएंगी जी, जरूर, बिल्कुल जाएंगी, जरूर जाएंगी, वो कह रहे जाएंगे। अगर बहरहाल मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पूरी तरह शक करती है इन पे, क्योंकि आपको पता है कि ये इनकी 2 लाइनें होती हैं, एक इधर की होती है, एक उधर की। बहरहाल मैं नहीं समझता कि पार्लियामान की मौजूदगी में इनको कोई किसी एपीसी की जरूरत है। और अगर पार्लियामान में आपके अपने बंदे कंट्रोल नहीं होते, जो आपकी अपनी पार्टी के, पार्लियामान ये पार्टियों का मुरब्बा बना के चलें। इफ्तिखार आप इनको जो मर्जी करें, हाफिज आपके दौर वाली अगर पार्लियामान थी, हाफिज साहब बात बड़ी खरी कर गए वैसे, कि वो मेंबरान भी जो है ना, वो भी देखते हैं अपने लीडरान को कि भाई ये भी किधर किसी जगह तो खड़े हो जाएं, किसी जगह तो टिक जाएं। बहरहाल, लेकिन इफ्तिखार से मुझे ये बताएं कि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब उनकी जमात की तरफ से आता है कि भाई ये इन हाउस चेंज लाना, ये करना, वो करना, सड़कों पर निकलना, धरने, मार्च वार्च, इनसे कुछ नहीं होना। वो जो इस्तीफ़ों की बात से उन्होंने आगाज़ किया था, उन्होंने कहा भाई री इलेक्शन की तरफ जाएं, आप इस्तीफ़े दें, तो यही सोल्यूशन है, उस पर आती नहीं है बाकी जमातें। फिर बिल्कुल सही कहते हैं मौलाना फजल रहमान। मैंने अभी अहमद खान की बातें सुनी हैं। अहमद खान एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वर्कर है और इलेक्शन लड़ता है, और सारा ख़ानदान इनका इलेक्शन लड़ता है, और सारे के सारे मेंबर हैं पार्लियामेंट के, आज से नहीं 20 वर्षों से। तो जब तमाम असूल वायलेट कर दिए जाएं, जब इंसानी हकूक़ को वायलेट किया जाए, जब एक आदमी ये कहे कि दिसंबर में शहबाज शरीफ को जेल हो जाएगी और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और शहबाज शरीफ अगर दिसंबर में डिस्क्वालीफाई हो जाता है और जेल हो जाती है, तो फिर ये सवाल बड़ा ही वाज़ेह क्लियरली आ जाएगा कि ये नैब
मुकदमात की बिना पे नहीं कर रही, बल्कि फैसले कहीं हो चुके हैं, उन फैसलों पर अंगूठा लगाती है। सर ये उन्हीं दावों की तरह, उन्हीं स्टेटमेंट्स की तरह स्टेटमेंट ना हो ना, जैसे वो कहते थे कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी और फिर कई ईदें गुजर गई। ऐसी बात नो सारी नहीं, इतना सिंपल नहीं, इतना सिंपलीफाई जितना हम कर रहे हैं ऐसा इतना सिंपल है नहीं है। तमाम तैनातियां जो हुई हैं आज तक अदारों में, कॉर्पोरेशंस में, जहाँ कहीं भी हुई हैं, अपने दोस्तों साथियों की हुई हैं। और यही इतराज़ था इनको माजी के हुक्मरानों पर कि वो अपने ख़ानदानों दोस्तों को नवाजते हैं, ये भी उससे ज़्यादा नवाज रहे हैं। इनका तरीका वारदात बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत समझदारी का है। मसलन रावी फ्रंट ट्रिलियन ऑफ रुपीस किसको दिया जाएगा? उन लोगों को जिनके बारे में कहा गया कि आपसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, सोर्स नहीं पूछा जाएगा, आप पैसा लेके आए। तो दूसरों पे ये इतराज कि वो ऐसा करते रहे, बिल्कुल गलत। 92 का जो लॉ है, इट वाज अप्रूव्ड, इट वाज बाय द पार्लियामेंट। उस का मजाक उड़ाना आज इनको ख्याल आया, बड़े मजे की बात है। अभी ये आज ही मेरे ख्याल है आज ही अनाउंस हुआ है कि उसके पास कितना पैसा है। मतलब मुझे एक बात बताओ कि इनके दोस्तों के पास जो इतनी महंगी कारों के शौकीन हैं, वो टैक्स तो देते नहीं। अब जो शख्स टैक्स न दे और उसके पास तमाम अच्छी चीजें हों, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, सफर करता हो, बच्चे बाहर पढ़ते हों, उसकी लैविश लाइफ हो, तो उससे ये सवाल करने का हक नहीं बनता कि उससे भी मनी ट्रेल देनी चाहिए। अब हम सबको ये मनी ट्रेल देंगे अवाम को, सब सारे के सारे। मैं ये पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, कोई भी हो, ये पॉलिटिशियन जो हैं अब आगे हैं। सही है। अच्छा, इनको जवाब देना होगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सबको बताना चाहिए, जवाब देना होगा, राइट? ठीक है हाफिज साहब, मैं लास्ट कमेंट, टाइम सर थोड़ा रह गया, मैं कह जी मुकम्मल करने सर, वन लाइनर प्लीज, मैं फिर हाफिज साहब की तरफ जाऊं, टाइम थोड़ा है। सादिया, तुम ज्यादा टैक्स देती हो बनिस्बत जो आज लिस्ट छपी है उनमें सैकड़ों आदमी से ज्यादा तुम टैक्स देती हो। तुम्हारे पास तो कोई लैंड क्रूजर नहीं है। ये बात दुरुस्त है। ये जो इशारा गलत खबर चली है ना फैसल वाडा के बारे में, ये मैं बताती हूँ जी, ये हमाद अजहर, फैसल जावेद और फैसल वाडा का और भी बड़े लोगों का है जो बार बार ट्वीट्स के थ्रू जो हैं और रिकॉर्ड लगा के तस्हीह कर रहे हैं। मेरे ख्याल से FBR की लिस्ट में भी इस दफ़ा कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि ऑपोजिशन के कुछ लोगों की तरफ से भी, ऑपोजिशन के कुछ लोगों ने भी यही कहा है। हाफिज साहब, मुझे ये बताएं कि परसों ये जो अब पीपल्स पार्टी और PMLN की नीयत पे तो मौलाना साहब को, फजलुर रहमान साहब को शक है, लेकिन जी सर टाइम किसी का नाम नहीं लिया, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं जेल नहीं जाना चाहता। नहीं, अब्बासी साहब ने लिया, अब्बासी साहब ने लिया, चल रही हैं, अब्बासी साहब ने नाम लिया और ये नाम सब चल रहे हैं, ये टीवी पे चल रहे हैं, ये टैक्स इनकम पे होता है, ये टीवी पे चल रहे हैं। बहुत सारे लोग अपोजिशन और हुकूमत के तस्हीह कर रहे हैं कि भाई ये नहीं है, वो रिकॉर्ड साथ लगा रहे हैं। लेकिन बहरहाल आप सही कह रहे हैं कि शायद बहुत सौ से कम हो जिनका आपने हवाला दिया। मैं एक ब्रेक कहने लगी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। हाफिज़ साहब, इफ्तिखार साहब, मलिक अहमद खान साहब, अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।